वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैं अभी ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ हमें हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी से हसन साबिर जनरल सेक्रेटरी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इसरार अब्बासी, सीनियर रहनुमा पीटीआई से। हम लोग खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप लोग खैरियत से? अभी हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। डेल्टा वेरिएंट जो है काफ़ी डेंजरस है। लॉकडाउन लगा, फिर लॉकडाउन हटा, आगे की हिकमत अमली अभी तक चल रही है। आप क्या समझते हैं किस तरह से केसेस में इजाफा होगा, या फिर जो है सिंध गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल कर लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तो ऐसा है कि कोरोना वायरस से तो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त नबरदाज़मा है। किसी को नहीं मालूम है कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा और कब एक नया वेरिएंट आ जाएगा और एक नए नए मामलों से हमें जो है वो जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी 7 वेरिएंट डिफरेंट आ रहे लहरें भी हैं, कोई आएंगी, किसी फिर मुल्क से आ जाता है, उसका अलग एक इंटेंसिटी होती है। ऑब्वियसली एक वबा है, अल्लाह ताला उससे महफूज करे, पूरी दुनिया को करे, हमारे पाकिस्तान को भी करे। लेकिन चूंकि इसमें कोई एसओपी एक्चुअली नहीं है, मास्क लगा लें, वैक्सीनेशन करा लें, फिर भी कोई कोई अफादियत इसकी इस वक्त नहीं है। लेकिन करना है, चूंकि दुनिया भर में हो रही है वैक्सीनेशन, पाकिस्तान में भी हो रही है और होनी चाहिए, लोगों को लगवानी चाहिए। लेकिन सिंध में स्पेशली अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बियॉन्ड की जा रही हैं, एनसीओसी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट की जा रही हैं। इवन हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है सिंध हाई कोर्ट सिंध हुकूमत को कि वो एनसीओसी के जो फार्मूला है, जो उनकी कमांड्स हैं, उसके तहत काम करें, बट सिंध के अंदर ऐसा देखने में नहीं आता। और चूंकि हम स्पेसिफिकली अगर सिंध में और सिर्फ स्पेशली कराची की बात करें, देखें एक बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, 3.5 करोड़ की आबादी है इस शहर की। अच्छा, यहाँ दुनिया भर की ज़बान बोलने वाले लोग मौजूद हैं, दुनिया भर का कारोबार होता है इस शहर के अंदर। आप स्पेसिफिक एरियाज़ को ब्लॉक कर देते हैं, उसको कोरोना वायरस से अफेक्ट कर देते हैं, उस कारोबार को सारे को बंद कर देते हैं, तो उससे नुकसान पूरे पाकिस्तान को होता है। पाकिस्तान का कारोबार माशी शहरक है ना कराची, कारोबार चलता ही कराची से। अगर आपने कराची को बंद कर दिया, इट मीन्स पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया आपने। अब अगर कराची में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो रही है, कराची के लोग सिर्फ इस वजह से, जो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि लोग अपनी सिम बचाने के लिए वैक्सीनेट करा रहे हैं, यार करा तो रहे ना। आपने कोई मौका जाने नहीं देना होता लोगों को इरिटेट करने का, कोई मौका नहीं जाने देना होता लोगों को टीज करने का। यार सिम बंद कराने के लिए आपने ही कहा है, तो अगर लोग अपनी सिम बचाने के लिए करा रहे हैं तो करा रहे हैं, आप कर दें उनको। लेकिन कोई तो बहाना। लेकिन यही सिंध गवर्नमेंट है जिनके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को विदाउट वैक्सीनेशन जो है वो सर्टिफिकेट भी इशू हो रहे हैं। यही पैरेलल सिस्टम भी चला रही है यही सिंध हुकूमत। तो डेटा कौन कंट्रोल कर रहा है? इस डेटा को कौन कंट्रोल कर रहा है? इस डेटा को जो है वो कहाँ पर जो है वो सेव करके बताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है? वैक्सीनेशन अगर नहीं लगी है किसी को और उसको जो है वो सर्टिफिकेट इशू हो गया है, तो कितना जुल्म की बात है ये कि एक आदमी कैरियर बन रहा होगा किसी न किसी हवाले से, वो कैरियर बन रहा होगा अपनी फैमिली के हवाले से, न सिर्फ बल्कि वो और जहाँ पे मूव करेगा उसके लिए भी कैरियर बन रहा होगा। तो सिंध हुकूमत ने हमेशा एक फेलियर का रोल अदा किया है। उसकी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट सिटीज़न ही जाती है हमेशा से। और 13 साल का कंटिन्यूस पीरियड अगर देख लें तो इस 13 साल में कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हमारा मुल्क जो है, या स्पेसिफिकली हमारा सूबा जो है, और मोर स्पेसिफिकली ये शहर कराची जो है वो तरक्की कर रहा हो। हर लेवल के ऊपर, हर 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 पोजीशन के ऊपर जाके पीपल्स पार्टी ने इस शहर को टारगेट किया है, इस शहर को ख़राब करने की कोशिश की है। क्योंकि ये शहर कभी भी पीपल्स तकरीबन 51 ईयर हो गए पीपल्स पार्टी को फॉर्म हुए और 51 ईयर में अगर आप देखें तो उनके पास 4 से 5 दफ़ा जो है फेडरल गवर्नमेंट रही है, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा जो है उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही है। लेकिन इस पूरे टेन्योर में अगर आप देखें तो हम अबतर से अबतर होते चले गए, और ये कंटिन्यूस पीरियड है 13 ईयर्स का। 2008 से पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की हुक्मरान है, और इस 2008 से 2021 हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट आप जाके उठा के देख लें अपने तौर पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। रिश्वत का लेवल हाई से हाई होता चला जा रहा है। अपॉइंटमेंट जो 2.5 लाख नौकरियां दी हैं इस 13 साल के अरसे में, उन्होंने 2.5 लाख नौकरियों में इस शहर को जिस तरह से उन्होंने नीचे कर दिया है। इस शहर के लोग क्या मतलब इस शहर में लोग पढ़ लिख नहीं रहे, इस शहर के लोग काबिल नहीं है। आपने इस शहर को बिल्कुल निगलेक्ट करके रख दिया। तो पीपल्स पार्टी का वतीरा बन गया है, लिसानी सियासत करते हैं बेसिकली।
मैं एक छोटी सी MBBS बात करके डॉक्टर्स- अगर आप इजाजत दें, छोटी सी बात करूं, 51 ईयर के अंदर पीपल्स पार्टी ने लिसानियत की सियासत की है। देखिए, अगर हम मशरकी पाकिस्तान को उठा लें तो लिसानियत बेस थी। उस वक्त के सीएम ने अगर उर्दू के खिलाफ बिल पेश किया तो लिसानियत थी। फिर उसके बाद एमक्यूएम के साथ मिलकर जो लिसानियत की, उन्होंने कि महाजिर सूबा ये महाजिर बनाएंगे, और जाके सिंध में इस नारे को बेचा, और उधर हमारे सिंधी भाइयों को ये वर्गला है, ये झूठा एक चीज़ दी कि पीपल्स पार्टी जो है वो तुम्हारे सिंध की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, और एमक्यूएम के खिलाफ उन्होंने उन सबको मुतारिक कर दिया। नफरत की सियासत करते रहे, लिसानियत की सियासत करते रहे। यही वजह है कि आज जो है ये कोरोना वायरस की सूरत में अजाब पीपल्स पार्टी के ऊपर है। और ये जो अवाम भी जितने भी भुगत रही है। लोग सिंध के अंदर अगर स्पेशली जो है वो कोरोना वायरस का जो खमियाजा भुगत रहे हैं, जो कारोबार की सूरत में नुकसान की सूरत में, जो तालीम के नुकसान की सूरत में, जो हर लेवल के ऊपर है, उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। ठीक है जी, इसरार साहब आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये कोरोना की वबा थी, जब ये शुरू हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने कौम से 2 दफ़ा खिताब किया और उसमें ये कहा कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन करें, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जो गरीब तबका है, जो डेली वेजेस का तबका है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, और शायद वो बीमारी से न मरे लेकिन भूख से मरने का उसका ख़दशा है। तो हमने एक बड़ी मौसर हिकमत अमली, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा कि पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे जिसने बेहतरीन तरीके से इस कोविड को टैकल किया। लेकिन उससे क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी लेती है। मैं देखिए तीसरे ना, नंबर पे क्रेडिट आने लेने सूबाई गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं क्रेडिट ले सकती। फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, और जिस तरह मेरे भाई ने हसन ज़फ़र साहब ने फरमाया कि NCOC की पॉलिसीज़ को टोन ना करना, आप डे 1 से देख लें, जब भी इन्होंने डिविएट किया NCOC की पॉलिसी से, आफ्टर फ्यू डेज दोबारा जाके कंटिन्यू उसको, तो जब आप पहले दिन ही उसको कंटिन्यू कर लें, आप अपनी एक सो कॉल्ड चौधराहट देखें। NCOC ने क्लियर कट इनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप कंप्लीट लॉकडाउन ना करें। हाँ, जिन इलाकों में रेशो बढ़ रहा है वहाँ आप स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कराची के ताजे तबके, और मैं कराची का बिल्कुल हसन भाई से 200% एग्री करूँगा कि स्पेसिफाइड टारगेट किया गया कराची शहर को। हैदराबाद से आगे कोविड की वो सख्तियाँ नहीं थीं, हैदराबाद से लेकर सखर तक या उबाड़ो तक वो सख्तियाँ नहीं थी जो 1 अगस्त से 8 अगस्त तक, जहाँ हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, जो कराची शहर के लोगों को भुगतनी पड़ी। आपको ये भी याद होगा कि इन्होंने पहले दिन एक फ़ैसला किया कि जी वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर कोई बंदा बाहर नहीं जा सके। अब मुझे आप बताएं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों को आपने वैक्सीनेशन की है कि जो आप कह रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर ना जाएं। और फिर खुद चीफ मिनिस्टर, जिनके पास वजारत दाखिला का कलमदान भी है, वो फरमा रहे हैं कि जी आप कार्ड रखें वरना पुलिस की चांदी होगी। यानी वो एडमिट कर रहे हैं कि उनकी पुलिस पैसा लेके काम करती है। सही बात है। तो ये सारा कुछ हुआ। फिर उसके साथ उन्होंने एक और मतलब इलॉजिकल किस्म की शर्त आयद कर दी कि जी गाड़ी में 2 से ज़्यादा अफराद सवार नहीं हो सकते। तो वो दोनों चीज़ें उनको फिर सेकंड डे वापस लेनी, डबल सवारी की पाबंदी फिर वो वापस लेनी पड़ी। तो आप ऐसे इकदाम क्यों करते हैं जिनको आपको रिटर्न वापस लेना पड़े? आपका कोई थिंक टैंक नहीं है, आप कोई बैठ के स्ट्रेटजी देखिए ना, आप इंडिया को फॉलो करें कि इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने टोटल लॉकडाउन किया तो क्या उनके केसेस कम है, बल्कि बढ़े। क्योंकि देखें, कराची के शहर के लिए एक आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो स्लम्स हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ तो एक एक कमरे के मकान में 15-15 लोग रह रहे हैं। तो वो अगर आप बिल्कुल लॉकडाउन कर देते हैं तो वो एक कैरियर भी होगा तो वो सबको इफेक्ट कर देगा। सही बात है। तो ये सारी पॉलिसी हुकूमत, या तो हुकूमत इतनी काबिल हो कि उन लॉकडाउन के दिनों में लोगों की जो खुराक का बंदोबस्त कर सके, तो अब तो अब उन कहेंगे जी आप लॉकडाउन। लेकिन हमारे पास वो ज़राए फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं थे। सिंध गवर्नमेंट के पास जितना बजट भी आया, सिवाय एक साबुन की टिकिया के, वो भी कुछ इलाकों में फोटो सेशंस हुए, उसके अलावा कहीं नहीं दिया गया। मैंने इस बार तो बिल्कुल भी नहीं देखा। प्राइवेट एनजीओज ने, मैं कहता हूँ, शहर में बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा फलाह ज़बरदस्त NGOs उन्होंने बहुत। काम किया। उन्होंने लोगों के घरों में राशन भी तकसीम किए, सैनिटाइज़र भी तकसीम किए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एज सच एज सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि देखें हम बारहा इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि तीसरा टेन्योर है किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 साल का टाइम चाहिए होता है, और 5 साल के लिए वो वोट लेके आते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट और थर्ड टर्म में भी आप डे 1 पे खड़े हो, तो फिर इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है?
सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुर्तज़ा वहाब जो हैं उन्होंने अपनी ज़ाहिर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। आप किस तरह से देखते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी के हवाले से उन्हें? इसको ऐसा कर लेते कि आइन को बंद करते, आइन पाकिस्तान की शेख 140A जिसको बारहा मीडिया के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी उसको बयान कर रही होती है, और चूँकि उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया या इतना एलाबरेट भी नहीं किया आइन के अंदर, वो शिक छोड़ दी गई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी वफाक में हुकूमत बनाती हैं वो नहीं चाहती कि लोकल लेवल के ऊपर लोगों के काम हो। ईमानदारी की बात देख लीजिए आप, लोकल लेवल के ऊपर काम करने के लिए देखिए काम ही काउंसलर, यूसी काउंसलर का होना चाहिए, यूसी चेयरमैन का होना चाहिए। दुनिया भर में मेयर काम करता है, दुनिया भर में यूसी का चेयरमैन जो है वो अपने एक छोटा सा जो डोमेन उसका होता है जिसमें 5000 से 10,000 लोगों का जो है उसको कैटर करना होता है, वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, ना कि एक एमपीए जिसके 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वोटर होते हैं और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 से 5 लाख लोग रह रहे होते हैं। ये एमएनए जो 4 लाख 3.5 लाख वोट लेके आता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 से 9 लाख लोग रह रहे होते हैं। तो इससे बेहतर सिस्टम दुनिया भर में कोई नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है वो ठीक किया जाए, उसके इलेक्शन टाइम पे करा दिए जाएं। अगर तो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली का इलेक्शन ना हो तो ये तमाम नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती है कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, जमहूरियत डिरेल हो रही है, ये तो जमहूरी निज़ाम पर बड़ा झटका लग गया है और फौरी इलेक्शन 90 डेज़ में हो जाने चाहिए। भाई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए अभी भी 2018 में भी ना इस मुल्क में 1.5 लाख काउंसलर घर बैठा दिए गए, 1.5 लाख काउंसलर। क्यों बिठा दिए भाई 1.5 लाख काउंसलर? ये इस वक्त जो कोरोना पीरियड था, ये एसएचओ की बजाय अगर यूसी काउंसलर के हाथ में होता है, यूसी चेयरमैन के हाथ में होता तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो डील हो सकता था। मामला इसलिए हो सकता था क्योंकि वो अपने एरिया की डायनामिक्स को जानता है, उसको मालूम है कि किस घर में एक आदमी भूखा सो रहा है, कि उसको मालूम है किस घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको मालूम है कि किस घर में बीमार है। उसकी अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसको यूसी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो उस मोहल्ले से वोट लेके आया है, एक छोटे से इलाके से लेके आया है, तो ये एक ज्यादा बेहतर अंदाज था। मुस्तफा कमाल ने अपनी 2018 में 2020 में ये बात जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, ये कहा था कि भाई इनको सबको बहाल कर दो, टेंटेटिव दे दो इनको, और इन तमाम काउंसलर्स को ये इख्तियार दे दो कि ये अपने इलाके में एसओपी को फॉलो कराएं, लोगों को बताएं, लोगों के घर में जहां राशन का मसला आता है, जहां पर उनकी जॉब्स के इश्यूज आते हैं, जहां उनको इनकम का मसला आता है, वो ये यूसी काउंसलर जो अपने लेवल पर करे बजाय इसके कि एसएचओ करे। एसएचओ का मतलब ये होता है, अब पाकिस्तान में पुलिस कल्चर है, पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस करती रही है माजी में वही मुस्तकबिल भी उनका नजर आ रहा है। और स्पेशली सिंध में अगर बात कर लें, अभी इन्होंने बीच में ये कह दिया था कि फैक्ट्रीज को इंस्पेक्शन एसएचओ करेगा। सुभान अल्लाह, यानी रोड पर जो सूरत हाल एसएचओ बनाता है, जो इन मार्केट्स के अंदर बनाता है, वो या फैक्ट्री के अंदर भी उसको मतलब एक बड़े पैमाने पर दिया। मुर्तज़ा वहाब की अगर हम बात कर लेंगे तो हाँ, हमने स्टार्ट उस बात से लिया था कि साहब 140A तो कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन को कराना है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर वैसे तो बहुत प्रेशर दिया जाता है अगर नेशनल लेवल, नेशनल असेंबली का या प्रोविंशियल असेंबली का हो, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। लोकल गवर्नमेंट के ये इस बात को लोग क्यों पजीराई इसको दे रहे हैं कि साहब कराची और हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। यार कमाल बात हो गई है। आप इलेक्ट करके ले आइए, इसको इलेक्शन करा दीजिए और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब आ जाएं, मुराद अली शाह खुद आ जाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा शौक है मेरे ख्याल से कि वो लोकल गवर्नमेंट को चलाएं, सिस्टम को। सारे इख्तियारात उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने तो अपने पास रखे हुए। तो ये मुर्तज़ा वहाब की जगह मुराद अली शाह साहब जो है वो कराची के मेयर बन जाएं आगे, या हैदराबाद के मेयर बन जाएंगे, ताकि वो उनको जो सड़कें बनाने का इख्तियार रखने का शौक है नासिर शाह साहब को कर दें, सईद गनी साहब को कर दें। ये लोग बनाएं सड़कें, फिर ये लोग पानी का सिस्टम चलाएं, ये लोग सारे काम लोकल गवर्नमेंट के लेवल के ये काम करते रहें। तो मुर्तज़ा वहाब को बनाने का मकसद क्या है ये पीपल्स पार्टी भी जानती है और इस शहर का हर शहरी जानता है। पीछे वही पीपल्स पार्टी है जो पिछले 50 सालों से लिसानियत की सियासत कर रही है, वो इस बार भी एक लिसानी सिस्टम को फ़रोग देने जा रही है। ये बजाय इसके कि इसकी पजीराई हो कि मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है, लोगों को इसको काउंटर करना पड़ेगा कि सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन की बात करे, सिंध गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करे। सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन में सिंध हुकूमत ये कहती है कि साहब क्योंकि सेंसस जो है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। आज से आपको 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब सीसीआई की मीटिंग में फाइनलाइजेशन नहीं हुई थी इसकी। अब तो फाइनलाइज हो गया ना, अब क्या उधर रह गया इनके पास, बाकी क्यों नहीं कराते भाई। अब सेंसस का इशू तो नहीं है कि सेंसस जो है वो उसकी रिपोर्ट कोई रह गई, सेंसस हो गया। अब सेंसस की 1,62,000 के ऊपर ही करा दें आप, 1,62,00,000 की आपने जो भी सेंसस कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से इलेक्शन करा दिए, फिर मुर्तज़ा वहाब आ जाए या कोई और आ जाए।
कराची के शहरी कम से कम अपनी दाद रसी के लिए तो जाएंगे। एक एक आदमी को, आपने नॉन इलेक्टेड आदमी को फिर वो बैठा दिया, अब चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से लाएं या पॉलिटिकल आदमी को लाएं, पीएसपी उसको मंजूर नहीं करती है, ना उसको कबूल करती है। पीटीआई का भी मैंने इसके ऊपर देखा था रद्द-ए-अमल, जो आप लोगों ने भी इस फैसले को मुस्तरद जी बिल्कुल, डेफिनेटली देखें ना, मुर्तज़ा वहाब एक पॉलिटिकल आदमी है और सिंध गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, अगर तो उनकी हमें 5% भी कोई परफॉर्मेंस नज़र आती तो हम एक्सपेक्ट करते कि शायद वो बेहतर करेंगे। मैं थोड़ा सा हसन भाई की बातों को एलिब्रेट करूँगा। देखिए, अब जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो लोकल बॉडीज़ के, तो हमने एक ऑल पार्टीज़ पीटीआई नहीं की थी, हम उस वक्त गवर्नमेंट में नहीं थे, तो हमने एक ऑल पार्टीज़ की थी और हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा था कि इस मौजूदा निज़ाम के तहत आप इलेक्शन में मत जाए, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और वो वक्त ने साबित किया कि कराची शहर को सबसे ज़्यादा इस बल्दियाती निज़ाम का नुकसान हुआ कि किसी जगह पर कोई काम नहीं हुआ, उल्टा तनख्वाहों और फ्यूल की मद में करोड़ों रुपया कराची के टैक्स पेयर का इन लोगों की ज़ाती अखराजात पे खर्च हो गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही है कि जो लास्ट टाइम पे इलेक्शन, अगर आपको याद होगा, 2 दफ़ा मुलतवी हुआ, कागजात नामजदगी जमा होने के बाद मुलतवी हुआ, तो आखिरी जो हाई कोर्ट की ऑर्डर्स थे उसमें ये था कि आप मौजूदा हल्का बंदियाँ और इस सेंसस पे तो ये करा लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप नए सेंसस और नए हल्का बंदियों पे कराएं। तो अब सेंसस के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन हो सके। सेंसस की जहाँ तक बात है कि सेंसस फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ सेंसस, सिंध गवर्नमेंट उसके अंदर अभी भी रोड़े अटका रही है। मैं यहाँ पर ऑन एयर आपके एक प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जी सेंसस, और सेंसस में सबसे बड़ा इशू जो पूरे पाकिस्तान में सेंसस में सबसे बड़ा इशू जो आया वो कराची में आया, क्योंकि जब लास्ट टाइम सेंसस हुआ था तो हम अपोजिशन पार्टी थे, हमने उस वक्त भी उसकी सेंसस के ऊपर एतराज़ किया था और हम हुकूमत में आने के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि कराची की आबादी को कम दिखाकर कराची के शहरियों के साथ ज्यादती की गई। अभी मंदू खेर साहब हमारे साथ भी पर थे, आप मेरे ख्याल से सुन होंगे उनकी गुफ्तगू, तो उन्होंने तकरीबन 3.5-4 करोड़ आबादी को एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, एक्सेप्ट करना, देखें ऑफ एयर तो वो बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बहुत से प्रोग्राम से हमारे साथ बैठे वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करनी है। देखिए ड्राइविंग सीट पे तो वो बैठे ना, ये हो या हम तो उनको सिर्फ बता सकते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पीपल्स पार्टी के पास है, सूबे की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, और वो जिस तरीके से सूबे को चला रही है और ख़ासतौर पे शहर को चला रही है, जो न सिर्फ सूबे को इकोनॉमिकली चला रहा है बल्कि पाकिस्तान को एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है मईशत में। तो आपने देखिए अभी 3 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, और ये बहुत क्लियर बात है, बहुत से हमारे साथी जो दोस्त हैं वो इस पर नाराज़ होते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि रूरल सिंध से वोट लेके आप अर्बन सिंध को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हो रहा है, और उसका नुकसान ये होता है कि अर्बन सिंध को नज़रअंदाज, कराची अर्बन सिंध है, इसको नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कभी भी शहर से मैंडेट नहीं मिला। एक लियारी की सीट मिला करती थी, वो भी उनके हाथ से 18 में चलेगी। तो पीपल्स पार्टी का कराची के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। तो आने वाले वक्तों में भी मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि देखिए एक मिसाल ये ना कि जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ से सईद गनी साहब जीते हुए हैं और मिनिस्टर भी हैं और बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, तो वो उस हल्के में काम नहीं कर रहे, सर, तो पूरे शहर में कैसे काम आपके एमएनएस एमपीएस भी करूं तो वो लोग भी नहीं करते, वो भी इस्लामाबाद की सैर कर रहे होते हैं, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कर रहे होते हैं। बहुत दफा हम कह चुके हैं सेंसस पे मुझसे जी हाँ बिल्कुल करते हैं। मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूँ कि जितना तरक्याती काम इस वक्त पीटीआई के एमएनएस अक्रॉस कराची कर रहे हैं, आप किसी भी हल्के में मेरे साथ चल के देख लें, वो कर रहे हैं, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट कहाँ है? हम तो एमएनएस देखिए, ये वो पैसा, ये हमारा अपना पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, लेकिन ये जो कराची में हमने इनको एलोकेट किया था और सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स देने के बजाय पैसा मांगा था, तो हमने इनको पैसा इसलिए नहीं दिया था कि आपकी, उस वक्त भी हमारा, ये मैं बारहा ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि हमारा इख्तिलाफ था कि हम डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को पैसा देना चाहते थे, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट जिम्मेदार है। ये 18वीं तरमीम का रोना रोते हैं, 18वीं तरमीम में इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम थी, ये नहीं थी कि आप विफाक से इख्तियार लेके सूबा अपने पास गज करके रख ले। उसने विफाक से तो 18वीं तरमीम के इख्तियारात ले लिए, लेकिन उसकी जो असल स्पिरिट थी कि लोकल गवर्नमेंट तक वो ट्रांसफ़र करे, वो नहीं किया, जिसकी वजह से कराची शहर सफ़र कर रहा है। और खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा बारिशों का या सैलाब की सूरत, आप देखें कराची कितना बड़ा डिजास्टर फिर पेश करेगा, क्योंकि इनकी कोई तैयारी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी हसन साहब। अच्छा देखिए, सेंसस पे अगर बात करेंगे ना, तो देखिए इन्होंने बिल्कुल उस वक्त अपोज किया था इस बात को
लेकिन इस वक्त सीसीआई की मीटिंग को हेड यही कर रहे हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। इस सेंसस को कराची वाला जो देखिए डिस्प्यूटेड ही कराची का सेंसस है, उसको अप्रूव भी पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया है। इसमें अब कोई चीज इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इस डिस्प्यूटेड सेंसस, या छोड़ देते हैं ना, एक सेंसस की लॉ के अंदर मौजूद है थर्ड पार्टी ऑडिट। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एक जुम्बिश कलम से ये बात कर देते हैं कि भाई ये जो सेंसस जिसमें हमारी पार्टी ऑलरेडी एक स्टैंड ले चुकी है, इसको अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए, और इस पे सिर्फ कराची के अंदर थर्ड पार्टी ऑडिट, अभी कंप्लीट सेंसस की बात नहीं है मैं कर रहा आपसे, मैं कह रहा हूँ थर्ड पार्टी ऑडिट का राइट तो दे देते शहर को, प्राइम मिनिस्टर साहब दे देते, हम तो उनसे दरखास्तें करते रह गए ना। मुस्तफा कमाल की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब इस मुल्क को चलाने वाले इदारे तमाम से दरखास्त है, थर्ड पार्टी ऑडिट का राइट दे दें हमें, हमारे उन एरियाज के अंदर जहां सेंसस हुआ ही नहीं उसमें सेंसस करा लें, तो बरी जुम्मा नहीं हो जाती पीटीआई की गवर्नमेंट कि उन्होंने सेंसस के ऊपर जो है वो सिर्फ अगर मलबा डालना है पीपल्स पार्टी पे तो वो भले टॉक शोज में डालते रहे, लेकिन इस सेंसस का अप्रूवल जो है वो पीटीआई नहीं किया है। ठीक हो गया, अब सेंसस दोबारा कराना चाहते हैं, वो अपनी जगह पर है, वो सेंसस दोबारा, सेंसस डायरेक्ट नहीं होता, सेंसस के लॉज के तहत पहले होगा हाउस काउंट, अभी हाउस काउंट ही कंप्लीट उसके अंदर नहीं था पिछले वाले सेंसस में। अच्छा, अब आप दोबारा ये अप्रूव हो गया सेंसस, ये मुझे बताइए कि इसको अब आप ठीक कैसे करेंगे। ये एक रिपोर्ट हो गई जो इसी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी कि 1,62,00,000 की आबादी है शहर की, ये भी मानते हैं तमाम अक्रॉस द बोर्ड, तमाम पार्टीज मानती हैं कि 3 करोड़ से नीचे की आबादी नहीं, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं कि 3 करोड़ से नीचे नहीं है। ठीक हो गया, अब अगर ये मुझे बताइए कि ये दोबारा सेंसस कराते हैं तो इसका मतलब है ये वाला सेंसस गलत था ना, जिसको अप्रूव कर रही पीटीआई गवर्नमेंट। अगर ये अभी 2 साल में सेंसस करा लेते हैं और उसके अंदर ये फेयर सेंसस, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये फेयर सेंसस करा लेंगे, तो 3 करोड़ 20 लाख की आबादी आ जाती है, ये दे पाएंगे 3 करोड़ 20 लाख? ये कह सकेंगे कि मेरा पिछला रिकॉर्ड जो था वो गलत था? एक और बात, अब ये वाली बात कि एमएनए एमपीएस काम करा रहे हैं, मतलब एक दौड़ लग गई ना कंपटीशन की, पॉलिटिकल काम, क्या एमएनए का काम है काम कराना? क्या आइन ये कह रहा है कि एमएनए इलेक्ट होके जाए और फिर वहां से अपने फंड्स कलेक्ट करे और अपने एरिया में? यही कह रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये प्रोजेक्ट मेयर का देने का काम है, सिंध हुकूमत का काम भी लेजिस्लेशन करना है, फेडरल गवर्नमेंट का काम भी लेजिस्लेशन करना है, कानून बनाए। क्यों नहीं कानून बनाया भाई? अच्छा, 18वीं तरमीम अगर राह में रोड़े अटका रही है तो वो मैंने ठीक करनी है कि यानी किसी आम आदमी ने ठीक करनी है? ठीक भी तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है ना उसको। 18वीं तरमीम की बजाय 28वीं तरमीम लाएं, 28वीं तरमीम में कहेंगे भाई 18वीं तरमीम नाकाबिला कबूल है, उस तरमीम में एक तरमीम कर दें, उस तरमीम में तरमीम, लोग तालियां बजाएंगे भाई, मैं पीएसपी आपके लिए बैनर लगाएगी इस शहर के अंदर, आपने ये शहर के लिए काम किया, हम तालियां बजाएंगे आपके लिए, बैनर लगाएंगे, आपके शोज पे नीचे खड़े होंगे, आप खड़े होकर तकरीर कीजिएगा। ठीक है जी हसन साबिर साहब, मैं जो हूँ एक आपकी गुफ्तगू बल्कि असरार साहब से जो है इसका जवाब ज़रूर लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे साबिर साहब से, उन्होंने सेंसस के हवाले से काफ़ी अच्छा बयान किया, तो मैं चाहूँगी इस हवाले से आप बात करें, मतलब जो पीटीआई का उन्होंने अभी जिक्र किया अप्रूवल के हवाले से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है, उसको बहुत क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जहाँ बात होती है वहाँ बजट के ऊपर आप फेडरल गवर्नमेंट को अपना हिस्से की बात कर रहे होते हैं कि ये आबादी है। अब उस मरहले पे पीटीआई गवर्नमेंट उस सेंसस को रद्द नहीं कर सकती कि बजट ही ना मंजूर हो सके, और किसी भी सूबे का या फेडरल का अगर बजट मंजूर नहीं होगा तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो पीटीआई ने उसको इंडोर्स नहीं किया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध ने अपनी आबादी के हिसाब से जो तजावीज़ पेश की उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है बजट के लिए, वो ज़रूरी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। बाकी पीटीआई वो वाहिद जमात है जो गवर्नमेंट में होने के बावजूद इस सेंसस को मानती नहीं और इस सेंसस के खिलाफ बात कर रही है। और इस सेंसस, देखिए, सेंसस की जिस तरह हाउस काउंट की बात की ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाउस काउंट के अंदर इस वक्त आपको पता है कराची बदअमनी केस में कितनी ज़्यादा जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको डिमोलिश किया जा रहा है। जब तक उसको लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लीट नहीं किया जाता, कितनी गुजर नाले पे कितनी आबादी गिराई गई, महमूदाबाद नाले पे कितनी आबादी गिराई गई, इसी तरह पोश इलाकों के अंदर नस्ला टावर का इशू आपके सामने है। बिल्कुल, इस पे हमने प्रोग्राम में किया था। ये हाउस काउंट में जब तक कराची को उस जो चाइना कटिंग थी उससे आज़ाद करा के ओरिजिनल कराची की हैसियत से नहीं काउंट होगा उस वक्त तक नहीं हो सकता। और हमें देखिए, हमारा जो विल है
इस शहर के लिए वो नज़र आ रही है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एमएनए और एमपीए का काम नहीं है। हम डे वन से कहते हैं कि एमएनए एमपीए का काम नहीं है ये काम करना। और मैं आपके प्रोग्राम में भी बार बार कह चुका हूँ कि कराची के मसले का हल एक मजबूत बल्दियाती गवर्नमेंट है। ये ऑन रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ। चाहे किसी की भी फेडरल गवर्नमेंट हो, आज हमारी है कल किसी और की हो जाएगी, लेकिन अगर कराची को इसी तरह रन किया गया तो किसी की भी फेडरल गवर्नमेंट आएगी वो नहीं काम कर सकेगा। क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट ने कराची को इंडिपेंडेंट स्टेटस ना दिया एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की हैसियत से, हम नहीं कह रहे कराची को अलहदा कर, लेकिन इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी की हैसियत से इसके फंड्स का इजरा डायरेक्ट किया जाए, विफाक इसको दे, सूबा इसको दे, तब अगर आप हर चीज़ के लिए सिंध गवर्नमेंट का पाबंद मेयर को आप सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ बल्दियात रखेंगे तो वो काम नहीं कर सकेगा। और रिसेंट पास में आपने देख लिया कि चाहे उनकी विल थी या नहीं थी वो एक अलग बहस है, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। और यही एक वजह है कि अगर आइंदा भी इसी निज़ाम के तहत बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो चाहे पीएसपी पावर में आए या पीटीआई आए, कोई भी आए, वो काम नहीं कर सकेगी। इसके लिए वो निज़ाम चाहिए जो एक पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो मजबूत बल्दियाती निज़ाम है जिसमें मेयर का इलेक्शन भी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। और जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उनके इलेक्शन भी डायरेक्ट है। क्योंकि जो डायरेक्ट वोट ले, देखिए एक कॉमन सेंस की बात है कि जो भी बंदा जहाँ से वोट लेके आएगा उसको उस वोटर को जवाब दे होना है। अगर मैं इनडायरेक्ट होके आऊंगा तो मैंने अपने उन काउंसिलर्स को जवाब देना है। मैं आवाम के पास नहीं जाऊंगा, मैं उनको खुश रखने की कोशिश करूंगा। और ये पिछले अदवार में होता रहा कि किस तरीके से काउंसिलर्स को अपने कंट्रोल में आवाम को बहुत बुरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो कराची का मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम यहाँ नहीं आएगा और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्टेटस शहर को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप कराची के मसाइल की हल, क्योंकि फिर एमएनएस एमपीएस में लेजिस्लेशन करनी है। ये हम पैसा इसलिए लगा रहे हैं कि वो पैसा जो लोकल गवर्नमेंट को हम देना चाहते थे लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने नहीं देने दिया, हम उसके लिए उस शहर में काम कर रहे हैं। हमारी ये कभी भी विल नहीं है कि हम एमएनएस एमपीएस के थ्रू काम करें, लेकिन मजबूरी यही कह रहा हूँ, एक आईनी तरमीम करें। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएं कि साहब आपके यहाँ से 14 एमएनए हैं माशाल्लाह, ये 14 एमएनए एक रेक्विजिशन दाखिल करें और बताएं कि साहब एनएफसी के साथ एक पीएफसी अवार्ड किया जाए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन दिया जाए। 67% रेवेन्यू जनरेट करता है ये शहर। एनएफसी के तहत सबसे ज़्यादा पैसा सिंध हुकूमत को मिलता है। देखिए अभी 13 साल में 10,242 अरब रुपए कागज़ में खर्च कर दिए पीपल्स पार्टी ने। 10,242 2500 अरब रुपए तालीम पर खर्च किए कागजों में, 2500 अरब रुपए। अच्छा कौन देखेगा भाई, फेडरल गवर्नमेंट से ले रहा है ना एनएफसी में 700 से 800 अरब रुपए मिलते हैं, 1300-1400 अरब रुपए का बजट है सिंध हुकूमत का, ठीक है। अवाम पर पैसा लग नहीं रहा भाई, फेडरल गवर्नमेंट ही तो देखेगी। एक रेगुलेशन देना कि 18वीं तरमीम में एक तरमीम करें, 28वीं तरमीम डालें भाई, आप डालें। आप बताएं कि एनएफसी के अलावा पीएफसी अवार्ड होना चाहिए डायरेक्ट। ये बात ठीक कर रहे हैं, हमारा मंशूर भी यही है कि आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें, आप लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसे दें जैसे होता रहा। इससे पहले 2002 का बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये वो क्योंकि तजर्बाती बुनियादों पर था, वो 2 टेन्योर उसने गुजारे। ये जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है इसने बर्बाद कर दिया इस पूरे सिंध को। देखिए ठीक है जी सहसान साहब, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं चाहूंगी क्योंकि ये जो कहते हैं आईनी तरमीम के लिए नंबर्स का होना जरूरी है। आपके पास है ना नंबर, तो आप बता देंगे। सीसीआई के ऊपर आपने कहा एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा सर, ये सीसीआई की मीटिंग में आपने फाइनल अप्रूवल दिया है, आपने इस सेंसस को आपने एक्सेप्ट किया है, जिसमें एमक्यूएम ने जो है वो लोगों में एक ढोल पीटा कि हमने साहब जो है वो एक डिसेंट नोट लिख दिया और जो है हमने पीटीआई को तैयार कर लिया है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसी साल, आप उनसे क्वेश्चन रखिएगा, उन्होंने कहा था इसी साल सेंसस स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ये एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें खालिद महमूद सिद्दीकी ने खालिद महमूद सिद्दीकी ने अभी आपने प्रोग्राम में फरमाया है कि क्योंकि हाउस काउंट ठीक नहीं है, चाइना कटिंग हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट फारिग करेगी। तो अब जब हाउस काउंट ही नहीं होगा, हाउस काउंट से मशरूत है सेंसस, आप नहीं करेंगे, आप जब तक हाउस काउंट नहीं करेंगे आप सेंसस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी असाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्टार अब्बासी साहब आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम, हमारे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।